यादव जी, और बहुत आपका आभार, बहुत साधुवाद कि आपने सोचा कि इस 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। और आज पूरे देश में वर्चुअल रैली का जमाना चल रहा है, और जो साथी आपके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सभी को जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद। आप जैसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अकेले नहीं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में नौजवान साथियों को आगे आना चाहिए और इस समाजवादी सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह सोशल साइट ही है, एक ऐसी साइट है जिससे पूरे भारत के लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जिस बात को उन्होंने 13 में कहा, 14 में कहा, 12 में कहा, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, इस देश के जनमानस के लिए, उसी बातों को वो लागू कर दें। उससे ज्यादा उनको लागू करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने पेट्रोल के लिए कहा, डीजल के लिए कहा, गैस के लिए कहा, महंगाई के लिए कहा, किसानों के लिए कहा, उसी 13 के भाषण को अपना लागू कर दें तो मेरे ख्याल से उन सारी समस्याओं का हल हो जाए। जो वो पूर्ववर्ती सरकार से अपेक्षा करते थे कि महंगाई जो है 400 रुपए का, 350 रुपए का सिलेंडर था तो डायन थी, और पेट्रोल 65 और 64 रुपए लीटर था, 103 रुपए बैरल डॉलर कच्चा तेल होने के बावजूद, तो मोदी जी को शर्म आती थी। और उनके मित्र बाबा रामदेव जी हैं जो स्वदेशी का नारा देकर इस देश की संपदा को लूटने का काम कर रहे हैं भरपूर, वो भी उनके साथ थे, और अन्ना हजारे भी थे। ये एक गैंग की तरह एक अभियान चलाया गया था भारत में कि कितनी महंगाई है और किस तरह से किसानों की लूट हो रही है। उसी बात को याद करके अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपना जो विधेयक ले आए हैं, 3 कानून ले आए हैं, अगर उनको स्मरण हो, उसी बात को स्मरण करके उस काले कानून को वापस ले लें, और जो देश हित में नहीं है, जो किसान के हित में नहीं है, उसको वापस ले लें। माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने महसूस किया किसानों की पीड़ा को कि कड़ाके के सर्दी में हमारा किसान और नौजवान किसान, 3 पीढ़ियों का किसान वहां बैठा हुआ है। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आह्वान किया कि आप सभी लोग गांव में जाओ और इस मैसेज को बताओ कि मोदी सरकार किस तरह से किसानों का शोषण कर रही है। तो 25 तारीख को हम लोगों ने गांव-गांव जाने का कार्यक्रम लगाया, और 4-5 गांव शहर से जो सटे हुए थे उसमें हम भी अपनी बात क्या, किसानों की पीड़ा को लेकर उन लोगों के बीच में जाने का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं, ये तो जानते हैं कि किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, पूरी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, और मोदी सरकार 25 तारीख को ही उत्तर प्रदेश की सरकार एक कार्यक्रम लाती है कि किसानों को 6-6 हजार रुपया बांटा जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा इसी वर्चुअल रैली के माध्यम से, जो सरकारी तरह से प्रोजेक्ट करके किसान आए थे, जिला अधिकारी के माध्यम से सिखा पढ़ा के आए थे कि तुमको क्या कहना है, आप यही कहिएगा कि आपकी आय दुगनी हो गई। बहुत देखकर शर्म आ रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, शर्म कीजिए आप थोड़ा, कि आप 2000 रुपए देकर बोल रहे हैं कि 2000 रुपए में आप क्या क्या करेंगे। अगर 6000 रुपए सरकार दे रही है तो 12 महीने में अमित जी 12 महीने में का अगर जोड़ दिया जाए तो 500 रुपए महीने आया। तो 500 रुपए महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पता है कि 500 रुपए में क्या क्या हो सकता है। मोदी जी, आपका जो सस्ता वाला सिलेंडर चल रहा है ना, 500 रुपए में वो भी नहीं मिलेगा किसान को। किसान को ही क्यों मिलेगा, मजदूर को भी नहीं मिलेगा। जो आप पूछ रहे हैं कि 2000 रुपए में आपने क्या क्या किया, अरे 2000 रुपए में वो हाथी खरीदा, घोड़ा खरीदा, मकान बनवाया, बढ़िया कार खरीदा। मोदी जी, 2000 रुपए में इतने काम किसान करता है, आप कहाँ हो। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि उनके गोलवरकर साहब ने किताब में लिख दिया है कि पूंजी कुछ लोगों के पास होनी चाहिए,
पूंजी सबके पास नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये समाजवाद से अमित यादव जी ये बिल्कुल उलट भावनाएं हैं कि पूंजी कुछ लोगों के पास होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए और व्यवस्था कुछ लोगों के पास होना चाहिए। ये जो आज आप देख रहे हैं निधि कि ये 10-10 हजार रुपए की जो संविदा कर्मी तैयार कर रहे हैं, उनकी यही सोच है कि जो 10-10 हजार वाले संविदा कर्मी रहेंगे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला नहीं पाएंगे और उनके पास दाल रोटी का इतना झंझट रहेगा। आज भी है झंझट, लेकिन जब 10,000 रुपए या 6,000 रुपए मानदेय हम देंगे, एक तो उनके गर्दन पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि सरकार हमको कब निकाल देगी, और दूसरे वो राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और सामाजिक जो गतिविधियां हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वो 10,000 रुपए के उसमें उलझे रहेंगे और अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। गोलवलकर साहब ने लिखा है किताब में कि पूंजी कुछ लोगों के हाथों में होनी चाहिए और सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सरकार दाम बांधो, जो पैकेट में चिप्स है, जो कुरकुरे है और जो कंपनियों के आटा आ रहे हैं, जो दाल आ रहे हैं, जो बेसन आ रहे हैं, उस पे सब पे दाम लिखा हुआ है कंपनियों के, लेकिन किसान के चना मटर पर दाम नहीं लिखा हुआ है। एमएसपी किसान कह रहे हैं कि आप सरकार जो है एमएसपी हमको दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि 6% में 6% ही तो किसान पाता है एमएसपी से, बाकी तो व्यापारी ले जाता है। तो जो 6% है, आधे % में ही तो सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है। अमित जी, बिहार में क्या हुआ, 12,000 वोट की वजह से, जहां तक मुझे ज्ञात है, तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए। तो 6% आप कह रहे हैं, एक वोट से तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो आपको 6% कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 6% ही पाते थे तो एक उनकी निश्चित आय होती थी, जैसे 1800 रुपए कुंटल का धान है इस समय, लेकिन 1800 रुपए कुंटल केंद्र ही नहीं खुले हैं। जैसा कि चंद्र प्रकाश मिश्रा जी कह रहे थे कि केंद्र ही अब जब नहीं खुले हैं, तो धान होने पाने में अपना बेचने के लिए किसान जो है मजबूर है। जब हम लोगों के यहाँ मकाई की रोटी खाई जाती थी तो लोग कहते थे कि भैया ये सब चमार सियार है, दलित है, पिछड़े है, बैकवर्ड है, अनुसूचित जात के हैं, पता नहीं क्या जानवरों वाला भोजन करते हैं। लेकिन आप सोचिए अमित जी, जब वही जोनरी का लावा ठोंगे में चला गया, पैकेट में चला गया, 5 स्टार होटल में चला गया, तो वो पौष्टिक हो गया और वो पॉपकॉर्न हो गया और कॉर्नफ्लेक्स हो गया। इतना सा लीजिए उसका चूरा कॉर्नफ्लेक्स का और दूध में डालिए, तो लोग उसके बड़े गुण बता रहे हैं कि बड़े पौष्टिक हैं। जब हम और आप गांव का किसान मजदूर भैंसी की दूध में और जोनरी की रोटी गरम गरम सान के खाता था, तब वो पौष्टिक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं थी। आज बिस्कुट में जो जौ आ रहा है तो वो ओट्स हो गया। ओट्स जो बिस्किट है वो बहुत पौष्टिक हो गया, लेकिन जो निर्लय जौ था वो पौष्टिक नहीं है। तो ये भारत की जो व्यवस्था है, और खास तौर से 6-7 साल में जितनी व्यवस्थाएं बदल गई, उतने भारत में कभी बदली नहीं थी। आय दुगनी करेंगे, कैसे आय दुगनी करेंगे? हमारी जमीन है, हम उसमें 5 लोग श्रम कर रहे हैं, और पूर्वांचल का किसान तो सीमांत किसान भी नहीं बचा है। हम तो उसको एक शब्द में कहते हैं कि सूक्ष्म किसान हो गया है। जो शहर के किनारे का किसान है, उसका 10 बीघा 1 बीघा 2 बीघा है, वो एक तरफ गोभी लगा देता है और दूसरी तरफ से क्यारी खाली करके दूसरी चीजों को भी करता रहता है। उसी में नीचे ऊपर आप देखते होंगे, क्योंकि आपके पिताजी, आपके दादा भी यहाँ के विधायक रहे और आपके पिताजी स्वर्गीय अर्जुन यादव जी यहाँ के सांसद रहे और निर्दल विधायक रहे जौनपुर सदर से। तो जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बनी वो आपके पूर्वजों की दी हुई जमीन पर बनी है। तो आपने किसानी भी किया और आपके पूर्वजों ने शिक्षण संस्थाओं को भी बनाने का काम किया, उसमें योगदान है। उनको बहुत बहुत सच्ची श्रद्धांजलि है कि वो किसान के बेटे थे, इसलिए किसानों का दर्द समझते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान बने, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के रूप में बना। लेकिन आज क्या है, कौन लोग उस यूनिवर्सिटी को हैंग कर लिए, सारी फैकल्टीज किसके नाम से हो गई, एक कमरा भी स्वर्गीय अर्जुन यादव जी के नाम से नहीं है। इस बात का भी दुख है कि वो किसान भी थे और शिक्षण संस्थान को भी थे। तो जहां तक बात किसानों की है, यह हम कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा, मोदी जी आप बहुत ज्यादा देशभक्त हैं, बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं। तो किसान जब तक नहीं रहेगा, राष्ट्रभक्ति चलने वलने वाली नहीं है। तो आप रंगनाथन कमेटी की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू कर देते? अगर आप रंगनाथन कमेटी की सिफारिशों को मोदी जी लागू कर दें
तो आपके पाप भी धुल जाएंगे और किसानों की समस्याएं हमारे ख्याल से 80% समाप्त हो जाएगी। आप कहते हो कि हमारी बात मानिए कि हम एमएसपी पर ही खरीदेंगे, तो मैं अमित जी कहना चाहती हूँ कि आपकी बात को देश ने माना, आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, आपने कहा हम अच्छे दिन ले आएंगे, आपने कहा हम 15 लाख देंगे, आपने कहा कि हम काला धन ले आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, आपने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो आपकी बात को देश ने माना, देश के जनमानस ने माना, आप पर विश्वास किया, लेकिन आप अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, तो किसान कैसे मान ले कि जो है कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। और बाद में जो अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, अमेंडमेंट तो एक ऐसा होता है कि एक पन्ना उसमें से निकाल लो और जब सुविधा पड़े तो दूसरा पन्ना उसमें फिर से घुसा दो। लेकिन जो किसान कह रहे हैं कि कानून रद्द करिए, उसके साथ पूरा विपक्ष भी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं कि जब किसानों ने आपसे मांगा ही नहीं कि नहीं आप हमको इस बिल को दीजिए, इस बिल की हमको जरूरत है, तो आप हमको क्यों दे रहे हैं। बार बार ये इस बात को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जब किसान आपसे मांग ही नहीं रहा है तो आप क्यों दे रहे हैं। जो वो मांग रहा है प्रधानमंत्री जी आप उसको दीजिए, और ये जो दिल्ली पूरा घेर कर बैठा हुआ है किसान, उसको खाली करे। 9 महीने दिल्ली को घेर रखा था अंग्रेजों के जमानों में किसानों ने, जैसा कि हमने पढ़ा। तो 9 महीने में जब कुछ होता है तो सृजन ही होता है, क्योंकि बच्चा भी जब पैदा होता है तो 9 महीने में ही पैदा होता है। और किसानों ने जो ऐलान किया है कि 26 तारीख को हम परेड करेंगे दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, गणतंत्र तो उसका भी त्योहार है और उसको भी अपनी ट्रैक्टर ट्राली ले जाकर वहां पर प्रदर्शन करने का और उसमें शामिल होने का उसको भी अधिकार है। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस निर्णय से सहमत हैं कि नहीं, किसानों को भी जाकर 26 तारीख को दिल्ली में परेड करना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि उनकी जायज मांगे हैं। पूरी दुनिया में किसान चूंकि किसानी नहीं करना चाहता, इसलिए उसको सब्सिडी मिलती है, और सब्सिडी मिलती है कि सरकार देती है और उसके मूल्य को भी नियंत्रित करती है। जहां इंग्लैंड में, अमेरिका में 43 लाख 44 लाख लोगों की पर साल की आमदनी है, वहां भारत के लोगों के रहने वालों की 1,16,000 वार्षिक आय है। ऐसी स्थिति में मोदी जी को समझना चाहिए, किसानों की पीड़ा समझनी चाहिए, क्योंकि वो चाय बेचने वाले हैं, इसलिए वो किसानों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई किसान प्रधानमंत्री होता तो वो झट से समझ जाता। वो 13 में तो समझते थे किसानों की पीड़ा अमित जी, लेकिन अब उनके ऊपर जो है अडानी और अंबानी का चश्मा लग गया है। उनके बड़े बड़े गोदाम पड़े हुए हैं, सारे देश के पैसे कहाँ जा रही है समझ में नहीं आया। जीएसटी लागू कर दिया, एफडीआई कर दिया, ट्रेन भेज दिया, बस भेज दिया, बस अड्डे भेज दिए, सारा देश का पैसा। और जो रिजर्व बैंक में रिजर्व इकोनॉमिक रहती थी, तरलता रहती थी, आपने उसको भी ले लिया, सोना भी गिरवी कर दिया। समझ में नहीं आता कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। नौकरी भी आप नहीं दिए और किसानों को भी आप कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो और भी बुरा हाल है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। अब आप बताइए कि धान की भूसी, गेहूं की भूसी अगर किसान जला देता है तो उससे कितना पोल्यूशन हो सकता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी बड़ी चिमनियों से निकल रही है, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिकों की चिमनियों से निकल रहे हैं, जो केमिकल हमारे गंगा में, गोमती में जा रहे हैं, उस पर कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन किसान अपनी पराली जलाए तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो। ये देश का दुर्भाग्य है, ये इस भारत का दुर्भाग्य है कि किसानों के साथ जितनी जाति और आम लोगों के साथ जितनी जाति भारत में हो रही है, जितनी हकतलपी सदियों से भारत में होती आई है, पूरे विश्व में हमने तो कहीं नहीं देखा कि इतनी हकतलपी होती हो। यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। गाय, गोबर और जानवर बड़े महत्वपूर्ण हैं, इंसानों की तुलना में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इंसानों की जिंदगियों की कोई कीमत इस खास तौर से इस सरकार में नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये किसान भी उसी मनु स्मृति का शिकार हो रहा है। उसी का ये वही एजेंडा चल रहा है। पूरा संविधान, आप बताओ कि मोदी जी कह रहे हैं कितना बड़ा मेगा शो तो हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा बंगाल में। और इधर मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना काल है इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलेगी। पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलेगी, कोरोना तो एक हथियार हो गया विपक्ष को रोकने का, सबकी आवाज को दबाने का। किसानों के मुद्दे उसमें उठेंगे, देश में जो कोरोना में घोटाले हुए उसके मुद्दे उठेंगे, वैक्सीन जो नहीं आई, जो उसके अभी से घोटाले चल रहे हैं उसके मुद्दे उठेंगे।
उन सारे मुद्दों से बचने के लिए भारत की पार्लियामेंट नहीं चलेगी। इसलिए भारत सरकार से बहुत अनुरोध है कि सरकार आप मान जाओ, ये देश गांधी का है, ये देश गौतम और राम का है, ये देश कबीर का है, ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर का है, ये देश समता और समानता से चलने वाला, भाईचारा से चलने वाला है। इस देश में ऐसी मान्यता है कि कण कण में राम बसते हैं और उसे आप राम के मानने वाले कहते हो, लेकिन आप राम को बेचने वाले हो। राम राम जपना और सारा देश का माल अपना, आप इसी पर हैं। आप नाथूराम गोडसे के मानने वाले हो, लेकिन भारत का मिजाज नाथूराम गोडसे का नहीं है, हत्यारों का नहीं है, समता मूलक और भाईचारा, बौद्धित्व और सभी धर्मों के मानने वाले यहाँ पर लोग हैं। सब मिलजुल की संस्कृति है और गुरु नानक गोविंद जी की धरती है। ये पावन भारत की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। ये धरती कृष्णा की है, बुद्धा की है। आप इसमें जहर घोलने का काम नहीं करिए और न बांटने का काम करिए। इन्हीं चंद बातों के साथ अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद, जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद।